हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन को बचाने के लिए उसके दोस्त धीरे धीरे करके इटर्निटी टावर के ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। जैसे जैसे ये लोग ट्रायल्स को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे इन लोगों की तादाद भी कम हो रही थी, क्योंकि हर ट्रायल में फाइट करने वाले मेंबर्स आखिर तक आते आते इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते कि वो आगे फाइट करने के काबिल ना बचते। इवन कई सारे तो क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे, जहाँ पर इन लोगों की जान बचाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। इसी तरह हम देखते हैं कि इटर्निटी टावर लेवल 5 को पार करने के लिए यांग वांगसो और चेरी दोनों ने मिलकर होली गार्ड नंबर 5 और 6 को हरा दिया था। मगर ये सब करने के बाद उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लेवल 4 ट्रायल पास हो चुका था। अब लेवल 5 की बारी थी और लेवल 5 के ट्रायल को पूरा करने के लिए जैसे ही कैरन हाउचेन को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक यहाँ पर मौजूद हानली और साथ ही साथ सैमी दोनों मिलकर कैरन से कहते हैं कि लेवल 5 आप हम पर छोड़ दे। बेशक कैरन ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लेवल 5 वाला ट्रायल लेवल 4 से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मगर हानली और सैमी यहाँ पर लेवल 5 की तरफ बढ़ते हुए कैरन से कहते हैं कि हम पर भरोसा रखो, और ये कहने के बाद वो लेवल 5 का ट्रायल देने के लिए चले गए थे। यहाँ 5th फ्लोर के ट्रायल में एंटर होते साथ ही अचानक हाली वहाँ पर मौजूद सोइल और साथ साथ पत्थरों को देखते हुए समझ जाता है कि यहाँ का जो भी होली गार्ड होगा, यकीनन उसके पास भी अर्थ एट्रीब्यूशन की पावर होगी। और उसकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आ चुका था, जिसे देखते ही हाली और सैमी दोनों ही फाइट के लिए फौरन से तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक इन लोगों को अपने सामने होली गार्ड नंबर 4 दिखाई दिया, जिसके पास भी सुप्रीम अर्थ मैजिशियन की तरह अर्थ एट्रीब्यूशन वाली पावर थी, लेकिन ये स्ट्रेंथ में उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये 2 हैमर्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर वो अपने सामने मौजूद हाली और सैमी को देखते हुए कहता है कि तुम दोनों तो लेवल 7 के वॉरियर्स हो, और फिर भी तुम लोग मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए। ये तो तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रही हो। जो कहती होली गार्ड नंबर 4 फौरन से अपने हैमर्स को लेकर यहाँ हाली और सैमी पर हमला कर चुका, जिसे हाली अपनी शील्ड बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये सारा काम नहीं आता और शील्ड चकनाचूर होने के साथ साथ ये दोनों भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। जो देखकर होली गार्ड नंबर 4 उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों के साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तुम दोनों तो मेरी सिर्फ एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हाली की मुझसे खून निकल रहा था और वो जवाब देते हुए कहता है कि होली गार्ड नंबर 4, इसकी स्ट्रेंथ से तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमी हार मानने वालों में से नहीं था। वो गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि चाहे आज यहाँ पर डीमन एम्परर क्यों ना आ जाए, मैं मरने से पहले हार नहीं मानूंगा। और ये कहती सैमी ने एक बार फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ अपने मीटियोर हैमर को लेकर यहाँ होली गार्ड नंबर 4 की तरफ भागना शुरू कर दिया, जिसका साथ देते हुए दूसरी तरफ हानियों ने भी अपनी तलवार को लेकर तेजी के साथ होली गार्ड नंबर 4 पर हमला कर दिया। यहाँ इन दोनों की अटैक्स को होली गार्ड नंबर 4 आसानी के साथ अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर देता है। मगर ये दोनों रुकते नहीं और लगातार होली गार्ड नंबर 4 पर इसी तरह से हमले करते रहे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी के मीटियोर हैमर ने यहाँ पर होली गार्ड नंबर 4 को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दिया। और ये देखकर होली गार्ड नंबर 4 को मजा आ जाता है। वो खुश होते हुए कहता है कि अब ये फाइट मजेदार हो रही है, चलो एक बार फिर से सामने की तरफ आओ। जो सुनकर हाली और सैमी दोनों एक साथ दोबारा होली गार्ड नंबर 4 पर हमले करने लगे। दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 4 भी इस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। इन लोगों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। बाहर की तरफ यहाँ पर कैरन और उसके दोस्तों को भी इस फाइट का ऑरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो लोग तो हाली और सैमी के लिए परेशान होने लगे। जबकि जियावन भी उन्हें बताता है कि होली गार्ड नंबर 4 को उसके स्ट्रेंथ के लिए जाना चाहता है, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए जमीन के 2 टुकड़े कर दे। और जो ऑरा इस वक्त हम लोग महसूस कर रहे हैं वो यकीनन इसलिए कि होली गार्ड नंबर 4 सीरियस हो गया। एक बार होली गार्ड नंबर 4 सीरियस हो जाए, उसके बाद वो लोगों की हड्डियां तोड़ने से बाज नहीं आता। यहाँ पर जब जवन ये सब बता रहा था, तो दूसरी तरफ अरीना में हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 4 सीरियस होने के बाद यहाँ इन दोनों पर ही बारी पड़ने लगा और वो अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए सैमी को इंजर्ड करने ही वाला था। इसलिए हाली फौरन अपनी शील्ड को लेकर तेजी के साथ उन हैमर अटैक्स के सामने आ गया। इवन वो अटैक यहाँ हाली की शील्ड को लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस अटैक में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि हाली के रिब बोन्स टूट गए, उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो और सैमी दोनों ही उड़ते हुए इस अटैक से पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं। हाली बेचारे को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके अटैक इतने ज्यादा डेंजरस हो पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 4 यहाँ पर इन लोगों को वार्निंग देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए आखिरी वार्निंग थी, अभी भी तुम लोगों के पास मौका है, हार मानकर यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम लोग जान से मारे जाओगे। लेकिन
लेकिन ये सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैमी हार नहीं मानता, बल्कि वो दोबारा से फाइट करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने लिंजुआन की दी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोसिव पिल भी अपने पास बाहर निकाल ली थी, जिसे वो खाते हुए कहता है कि अभी तो ये खेल सिर्फ शुरू हुआ है। और ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि यहाँ सैमी की पावर बूस्ट हो गई। वो फिर से अपने पर्पल थंडर बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो होली गार्ड नंबर 4 को भी मजा आने लगा, क्योंकि उसे पावरफुल लोगों से लड़ना बहुत ही पसंद था। और वो खुश होते हुए कहता है कि चलो आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हानली सैमी को मना करते हुए कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुमने एक्सप्लोसिव स्पिरिचुअल एनर्जी पिल खा ली और साथ ही साथ अपने बर्सरिक मोड को भी एक्टिवेट कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारे सारे के सारे मेंडेरियंस फट जाएंगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जो सुनकर सैमी जवाब देते हुए कहता है कि अगर इसका इस्तेमाल करते हुए मैं हाउचिन को बचा सकता हूँ तो इस तरह के मैं और 100 पिल खाने के लिए तैयार हूँ। जो सब कहती है सैमी अपने मीटियोर हैमर को लेकर तेजी के साथ जंप करते हुए फोन से होली गार्ड नंबर 4 पर हमला कर चुका। इस अटैक को होली गार्ड नंबर 4 अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन वो काफी दूर तक पीछे की तरफ घसीटा गया। इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि शाबाश, यही स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन सैमी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये काफी नहीं, मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है। यहाँ सैमी को हाउचिन के लिए इतना सारा पागल होता हुआ देखकर हानली भी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका, और वो भी फिर से लिंजुआन की दी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन पिल को खाते हुए कहता है कि मैं हाउचिन का स्क्वायर नाइट हूँ, अगर किसी को हाउचिन के लिए कुर्बानी देनी चाहिए तो वो मैं हूँगा। यहाँ इसी के साथ हानली की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बूस्ट हो चुकी थी, और वो भी फिर से सैमी की मदद करते हुए होली गार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 4 यहाँ इन दोनों को ही अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हंसते हुए कहता है कि पता नहीं वो कौन खुशनसीब आदमी है जिसके लिए तुम दोनों ही मरने के लिए तैयार हो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उससे मिलना जरूर चाहूंगा, लेकिन तब तक तुम लोग मेरे सबसे पावरफुल स्ट्राइक के लिए खुद को तैयार कर लो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 4 ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा हैमर अटैक क्रिएट कर दिया। जिस स्पिरिचुअल हैमर का इस्तेमाल करते हुए होली गार्ड नंबर 4 एक साथ ही यहाँ पर हाली और सैमी दोनों पर हमला कर देता है। शुरू में तो देखकर ऐसा लग रहा था कि उस स्पिरिचुअल हैमर अटैक की वजह से ये दोनों हार चुके होंगे, लेकिन जब सामने की तरफ से धुआं आता तो हमें देखने को मिलता है कि उन दोनों ने मिलकर ये अटैक ब्लॉक कर दिया था। बेशक इसकी वजह से दोनों को इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी और दोनों के मुंह से खून निकलने लगा, मगर दोनों ही हार नहीं मानते। जैसे ही धुआं हटा तभी अचानक हम देखते हैं कि हाली तेजी के साथ धुएं से बाहर की तरफ निकलते हुए होली गार्ड नंबर 4 पर अटैक्स कर चुका। साथ ही साथ वो अपने ग्रेविटेशनल पुश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फिर से होली गार्ड नंबर 4 को हवा में फ्लोट करवाने लगता है। ये करने का रीजन सिर्फ यही था ताकि होली गार्ड नंबर 4 हवा में अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर सके और सैमी उस पर हमला करते उसे हरा दे। सैमी भी बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, जहां पर वो फिर से हवा में जंप करते हुए अपने थंडर गॉड फिस्ट को रेडी करके तीसरी के साथ होली गार्ड नंबर 4 पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 4 इन लोगों की उम्मीद से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। वो आसानी के साथ इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उल्टा सैमी पर ही हमला करते हुए कहता है कि तुम मुझे हवा में भी नहीं हरा पाओगे। जिस अटैक से सैमी को काफी चोट लगी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इन लोगों का असली प्लान तो कुछ और ही था। यहाँ असली प्लान पर काम करते हुए हम देखते हैं कि सैमी ने फौरन से होली गार्ड नंबर 4 के हाथ पकड़ लिए, जिसकी वजह से वो किसी भी अटैक के लिए ओपन हो गया। और तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से हानली काफी तेजी के साथ आते हुए अपनी तलवार को यहाँ होली गार्ड नंबर 4 के सीने में गुंसा देता है। यहाँ इस तलवार को अपने सीने में घुसता हुआ देखकर होली गार्ड नंबर 4 गुस्सा होते हुए कहता है कि इतनी आसानी के साथ तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और ये कहते उसने अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से हानली की रिब बोन्स पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हानली की रिब बोन्स पहले से भी ज्यादा शैटर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हानली रुकता नहीं, वो लगातार अपनी तलवार को और ज्यादा यहाँ होली गार्ड नंबर 4 की छाती में गुंसाता ही जा रहा था। साथ ही साथ ये दोनों होली गार्ड नंबर 4 से कह रहे थे कि अगर आज के दिन हम दोनों मर भी जाए तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि आखिरकार ये लोग होली गार्ड नंबर 4 को काफी ब्रूटली हिट करते हुए तेजी के साथ जमीन पर दे मारते हैं। इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये दोनों और ज्यादा फाइट करने के काबिल नहीं थे, इसलिए कमजोर होकर नीचे की तरफ गिर गए। दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 4 अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, जो देखकर ऐसा लगा कि शायद वो जीत चुका है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो भी सामने की तरफ गिरते हुए कहता है कि तुम दोनों वाकई में कमाल के हो, तुम दोनों के हाथों हार कर मुझे ज्यादा बुरा महसूस नहीं हुआ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 4 वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर तो सैमी और हानली को काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी अचानक हम देखते हैं कि इन लोगों के दोस्त भी वहां पर भागते भागते आ जाते हैं, जहां पर आते साथ ही कैरन ने फौरन इन दोनों को रिकवरी पिल्स खिला दी थी। यहाँ पर बेहोश होने से पहले हानली कहता है कि कैरन हमने कर दिखाया। दूसरी तरफ सैमी भी यहाँ पर कैरन से कहता है कि डिप्टी कमांडर आप माफ कर दीजिए, लेकिन हम आगे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आपको आगे का काम खुद ही करना होगा। और ये कहते साथ ही सैमी और हानली दोनों ही बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जो देखकर कैरन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। पर तभी अचानक वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई कि आप लोगों ने 5th लेवल को पार कर लिया है, क्या आप लोग 6th लेवल की ट्रायल को शुरू करना चाहते हैं। जो सुनकर कैरन तो 6th लेवल पर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक ज़्यावन कैरन के पास आते हुए कहता है कि कैरन अब आगे के 3 होली गार्ड सबसे ज्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि ये
वो 3 होली गार्ड्स हैं जिन्होंने सबसे पहले गॉड इलेक्ट्रोलक्स का साथ दिया था। जो सुनकर कैरन अपने मन में कहती है कि अगला ट्रायल यानी कि काफी सारा मुश्किल होगा और मैं अकेले यहाँ पर मिस स्वान और ब्रदर ज़ेंगफेंग को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। इसलिए वो पीछे की तरफ पलटकर मिस स्वान और ब्रदर ज़ेंगफेंग से कहती है कि इस ट्रायल में मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। लेकिन यहाँ पर मिस स्वान कैरन से कहती है कि फिक्र मत करो, हम ये हैंडल कर लेंगे। जबकि ब्रदर ज़ेंगफेंग भी कैरन से यही कह रहा था कि आगे की ट्रायल्स के लिए आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी होगी, इसलिए आप ये काम हम पर छोड़ दे। कैरन तो उन दोनों को समझाना चाहती थी, लेकिन मिस स्वान यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि बाकी के सब लोगों ने हाउचेन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी और मैं कोई काहे नहीं, मैं भी एक होली गार्ड को तो टेक डाउन करके ही रहूंगी। ये कहते साथ ही वो ब्रदर ज़ेंगफेंग को लेकर फौरन से 6 लेवल की ट्रायल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ कैरन चाहकर भी इन दोनों को रोक नहीं पाई। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ 6 लेवल का ट्रायल रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर आते साथ ही ब्रदर ज़ेंगफेंग और मिस स्वान को काफी सारा स्ट्रॉन्ग विंड प्रेशर झेलने को मिला, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि होली गार्ड नंबर 3 के पास विंड एट्रीब्यूशन है और ये कोई मामूली लेवल 9 का विंड एट्रीब्यूशन नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। तभी अचानक इन लोगों को वहाँ पर मौजूद एक लेडी की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रही थी कि ये जगह काफी अरसे से सुनसान थी, चलो अच्छा हुआ कि कोई तो इतने अरसे बाद यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया। मगर सच में क्या तुम दोनों श्योर हो कि तुम दोनों मुझे चैलेंज करना चाहते हो? क्योंकि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम इतने ताकतवर हो, बल्कि तुम दोनों तो मामूली लेवल 7 के वॉरियर्स हो। जो सुनकर मिस स्वान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, हम लोग बिल्कुल श्योर है, हम सिर्फ तुमसे लड़ेंगे नहीं बल्कि किसी भी कीमत में इस ट्रायल को पार करके आगे जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर ज़ेंगफेंग भी काफी रिस्पेक्टफुली कहता है कि सीनियर होली गार्ड नंबर 3 प्लीज आप इस ट्रायल को शुरू करें। जो सुनकर होली गार्ड नंबर 3 को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो फौरन से हवा में फ्लोट करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे सीनियर मत कहो, सीनियर कहकर तुम मुझे ऐसा बता रही हो जैसे कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ। जो सब कहती है होली गार्ड नंबर 3 ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही एक विंड ब्लेड एरो क्रिएट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ वो यहाँ पर मिस स्वान और ब्रदर ज़ेंगफेंग पर हमला कर देती है। इस विंड एरो को ब्लॉक करने के लिए और मिस स्वान को बचाने के लिए हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंगफेंग तीसी के साथ अपनी शील्ड को लेकर उसके सामने आ चुका था, मगर उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये विंड एरो इतना ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि ये यहाँ ब्रदर ज़ेंगफेंग की शील्ड से टकराती उसकी शील्ड को चकनाचूर कर देता है। जो देखकर तो ब्रदर ज़ेंगफेंग और मिस स्वान दोनों ही सरप्राइज हो गई थी। बाहर की तरफ यहाँ पर इस अटैक की एनर्जी कैरन को भी महसूस हो गई, इसलिए ज़्यावन कैरन को बता रहा था कि होली गार्ड नंबर 3 के पास वंडरिंग विंड एट्रीब्यूशन पावर है। इसके अलावा उसकी स्पीड और मूवमेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। साथ ही साथ उसकी विंड एट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा खतरनाक प्रेशर क्रिएट करती है कि वो किसी भी वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे। जबकि ज़्यावन की बातें अंदर की तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल सच साबित हो रही थी। ब्रदर ज़ेंगफेंग और मिस स्वान यहाँ पर होली गार्ड नंबर 3 को टच भी नहीं कर पा रहे, जबकि दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 3 अपनी विंड ब्लेड एरोस का इस्तेमाल करते हुए लगातार इन पर अटैक्स कर रही थी और ये लोग चाहकर भी उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहे। होली गार्ड नंबर 3 तो इन लोगों से कह रही थी कि अभी भी सोच लो, तुम्हारे और मेरे पावर लेवल में काफी बड़ा गैप है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन मिस स्वान ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने ब्लेड को लेकर तीसी के साथ जम करते होली गार्ड नंबर 3 पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस अटैक को होली गार्ड नंबर 3 ने तो आसानी के साथ डॉज कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी विंड ब्लेड एरो का इस्तेमाल करते हुए फौरन से मिस स्वान को हिट कर देती है, जिस अटैक से टकराते हुए मिस स्वान तीसी के साथ जमीन पर जा लगी। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 3 मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है लड़की की तुम्हारा ट्रायल यहीं पर खत्म हुआ। जो कहती होली गार्ड नंबर 3 ने यहाँ पर कई सारे मल्टीपल एरोस का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही मिस स्वान पर हमला कर दिया। तभी अचानक ब्रदर ज़ेंगफेंग चिल्लाते हुए आकर कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला, और ये सब कहती है उसने एक न्यू सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ मिस स्वान के सामने आकर उन सारे के सारे एरोस को हिट करते हुए मिस स्वान को बचा लिया था। मिस स्वान यहाँ पर ब्रदर ज़ेंगफेंग के हाथ में उस न्यू तलवार को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही तलवार है जो कि मैंने ब्रदर ज़ेंगफेंग को पास में दी थी। यहाँ ब्रदर ज़ेंगफेंग भी मिस स्वान को बचाकर खुश हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 3 गुस्सा होते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम हार नहीं मानोगे, फिर तो मुझे मजबूर होकर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एलिमेंटल अटैक्स का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते साथ ही यहाँ पर होली गार्ड नंबर 3 ने फौरन से अपने विंड डोमेन को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है और वो टोर्नेडो कई सारे स्लैश अटैक्स में कन्वर्ट हो गया। जो अटैक तीसी के साथ मिस स्वान और ब्रदर ज़ेंगफेंग की तरफ ही बढ़ रहे थे। मिस स्वान यहाँ पर अपने जायंट स्पिरिट गॉड की शील्ड का इस्तेमाल करती उन अटैक्स को ब्लॉक तो कर रही थी, मगर ये अटैक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार होली गार्ड नंबर 3 उन स्लैश अटैक्स की तादाद भी इंक्रीज करती जा रही है। इसलिए ब्रदर ज़ेंगफेंग और मिस स्वान दोनों को ही मुश्किल आने लगी। मिस स्वान ब्रदर ज़ेंगफेंग को बताती है कि हमें जल्द से जल्द इसकी विंड डोमेन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना हम ज्यादा देर तक इस होली गार्ड नंबर 3 के सामने टिक नहीं पाएंगे। जो सब कहती है मिस स्वान ने फौरन से अपने एक्सप्लोसिव स्पिरिट सिल्वर ड्रैगन टोर्नेडो टेक्निक एक्टिवेट कर ली। वैसे तो ये अटैक काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 3 अपने एक विंड ब्लेड एरो को रेडी करते हुए तीसी के साथ उस अटैक की तरफ थ्रो करते हुए कहती है कि ये मेरा विंड डोमेन है, मेरे विंड डोमेन के अंदर तुम्हारा कोई भी अटैक ज्यादा
ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाला। और ये कहते साथ ही वो काफी आसानी के साथ अपने एरो का इस्तेमाल करते उस अटैक को कैंसिल आउट कर देती है, जबकि साथ ही साथ उसने पहले से भी बड़े बड़े स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक्स करना शुरू कर दिया था। और इन अटैक से टकराते हुए मिस वान और ब्रदर ज़ेंग फेंग दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। यहाँ ब्रदर ज़ेंग फेंग तो मिस वान को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर पड़ी हुई मिस वान को गुस्सा आने लगा। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि मेरे पावरफुल से पावरफुल अटैक भी यहाँ पर इस होली गार्ड नंबर 3 का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। आखिर मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी, वो सब लोग ही होली गार्ड्स को हराने में कामयाब रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। यहाँ पर जब मिस वान ये सब सोचते हुए परेशान हो ही रही थी, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग फेंग होली गार्ड नंबर 3 को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर धीरे धीरे होली गार्ड नंबर 3 उससे इंजर्ड करती जा रही है। और साथ ही साथ वो उससे कह रही थी कि अगर तुम दोनों रेजिस्ट करते हुए इसी तरह मुझसे फाइट करोगे तो तुम दोनों का सिर्फ एक ही अंजाम होगा, और वो अंजाम है मौत। तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। अभी भी ये तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। ब्रदर ज़ेंग फेंग तो बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गया था, लेकिन दूसरी तरफ मिस वान गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि जब तक मेरी रगों में एक भी खून का कतरा बाकी होगा मैं हारने वाली नहीं हूँ। और ये कहते साथ ही उसने अपने जायंट स्पिरिट गॉड की ब्लड लाइन एक्टिवेट करने के लिए फौरन अपने दिल पर हिट कर दिया, जिससे वो फोर्सफुली बीट कराना शुरू कर देती है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा, साथ ही साथ उसकी ताकत भी बढ़ने लगी। ये सब करते साथ ही मिस वान फौरन से हवा में जंप करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है गॉड डिसेंडेंट टेक्निक एक्टिवेट, जो सुनकर होली गार्ड नंबर 3 मिस वान से कहती है कि तुम एक मामूली मोर्टल हो, तुम्हें गॉड ने चूज नहीं किया। अगर तुम इस तरह से फोर्सफुली गॉड डिसेंडेंट टेक्निक एक्टिवेट करोगी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ एसेंस एनर्जी जलकर राख हो जाए। तुम इस तरह से गॉड को यहाँ पर समन नहीं कर सकती, सिर्फ इस रास्ते में तुम्हारे लिए मौत लिखी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वान तो जायंट स्पिरिट गॉड को समन करने के लिए अपनी सारी की सारी लाइफ एसेंस एनर्जी बर्न कर रही थी, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अगर इसका एक भी % चांस बाकी होगा तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वान ने चूंकि अपनी सारी की सारी लाइफ एसेंस एनर्जी लगा दी थी, तो इसी वजह से वो जायंट स्पिरिट गॉड को समन करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 3 ने भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंड एरो अटैक तेजी के साथ मिस वान की तरफ चल दिया, जिस अटैक को मिस वान यहाँ पर अपनी जायंट स्पिरिट गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रही थी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि मुझे कुछ भी करके इस होली गार्ड नंबर 3 को हराना होगा, मगर यहाँ ये सब करते हुए मिस वान ने अपनी इतनी ज्यादा लाइफ एसेंस एनर्जी बंद कर दी थी कि अचानक उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उसकी आंखें बंद होने लगी। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगती है। दूसरी तरफ होली गार्ड नंबर 3 भी ये देखकर मुस्कुराती हुई कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास मोर्टल बॉडी है, तुम गॉड डिसेंडेंट टेक्निक को पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकती, तुम्हें अभी गॉड की तरफ से फुली चोजन नहीं किया गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से ब्रदर ज़ेंग फेंग ये देखकर जोर से मिस वान का नाम चिल्लाता है, और वो किसी भी हाल में मिस वान को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन अपनी उंगलियों से खून निकालते हुए यहाँ पर एक फॉरबिडन आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा, जिसे फॉरबिडन लाइफ शेयरिंग टेक्निक बोलते हैं। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग फेंग अपनी आधी लाइफ एसेंस एनर्जी मिस वान के साथ शेयर कर देता है, जो देखकर तो होली गार्ड नंबर 3 भी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि ब्रदर ज़ेंग फेंग ऐसा करने की वजह से कमजोर होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। मगर दूसरी तरफ ऐसा करने की वजह से मिस वान की लाइफ एसेंस एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो एक बार फिर से यहाँ जायंट स्पिरिट गॉड को समन कर पाई, जिसके बाद वो हाउचिन को याद करते हुए कहती है कि हाउचिन चाहे जो मर्जी हो जाए हम तुम्हें वापस लाकर ही रहेंगे। ये कहते साथ ही मिस वान ने यहाँ पर अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने जायंट स्पिरिट गॉड के एक ही पंच में डाल दी थी, और इसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से होली गार्ड नंबर 3 पर अटैक कर देती है। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए होली गार्ड नंबर 3 ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ऐसा कर नहीं पाती, और ये पंच तेजी के साथ जाकर होली गार्ड नंबर 3 को हिट कर देता है। दूसरी तरफ मिस वान जो कि फौरन से नीचे की तरफ मौजूद ब्रदर ज़ेंग फेंग के पास आ चुकी थी, साथ ही साथ वो अपने मन में परेशान होते हुए कह रही थी कि क्या हमने होली गार्ड नंबर 3 को हरा भी दिया होगा या नहीं। मगर जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो हम होली गार्ड नंबर 3 को देखते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और वो कहती है कि एक मोर्टल किसी को बचाने के लिए इतने पावरफुल अटैक को जनरेट कर पाया। सच में मरने के बाद भी आज मैं पहली दफा कुछ फीलिंग महसूस कर पाई हूँ। ये सब कहते हुए होली गार्ड नंबर 3 वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर ज़ेंग फेंग ये देखकर खुश होते हुए मिस वान से कहता है कि हमने कर दिखाया, जिस पर मिस वान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल ज़ेंग फेंग, एक बार फिर तुमने मुझ पर एहसान कर दिया। लेकिन ब्रदर ज़ेंग फेंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक ब्रदर ज़ेंग फेंग बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर गया, जो सुनकर मिस वान को कुछ अजीब लगा। उससे याद आता है कि ज़ेंग फेंग ने एक बार पहले भी उससे कुछ ऐसा ही बोला था, तब पटाखों का बहुत ज्यादा शोर था, लेकिन मिस वान तब समझ नहीं पाई थी। असल में ब्रदर ज़ेंग फेंग ने तब के टाइम भी मिस वान से यही कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अभी भी ज़ेंग फेंग उससे यही कहना चाहता था। इस बार मिस वान ये समझ गई थी, लेकिन खुद भी उसके पास अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची। तभी अचानक यहाँ पर 6th फ्लोर तक
तक जाने का रास्ता ओपन हो चुका था। इससे पहले कि मिस वान भी होश होकर नीचे की तरफ गिर पाती, तभी अचानक कैरन वहाँ पर आकर मिस वान को संभाल लेती है। साथ ही साथ कैरन ने फौरन उसे एक रिकवरी पिल भी दे दी थी। दूसरी तरफ मिस वान कैरन से कहती है कि डिप्टी कमांडर, हम लोगों का साथ सिर्फ यही तक था। अब आखिरी बचे 2 होली गार्ड्स को आपको अकेले हराना होगा। हाउचेन को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो। जो सुनकर कैरन काफी ज्यादा जोश में आ चुकी थी। वो मोटिवेटेड होकर खड़ी होते हुए फौरन से हाउचेन की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही साथ वो अपने हर एक दोस्त को याद करती है जिसने कैरन के यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद करी। इसलिए वो किसी भी हाल में उन्हें निराश होने नहीं दे सकती, बल्कि वो हाउचेन के गालों पर हाथ रखते हुए उसके माथे को चूमकर फौरन उसे कंधे पर लेते हुए धीरे धीरे से 6 लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जवन यहाँ पर कैरन से सवाल करते हुए कहता है कि अब आखिर में 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होली गार्ड्स बचे हैं, क्या आप अकेले उन दोनों को हरा भी पाओगी? जिस पर कैरन कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देते हुए कहती है कि मैं ये करके ही रहूंगी। हाउचेन को मुझे बचाना ही होगा। मैं सिर्फ उन 2 होली गार्ड्स को हराऊंगी नहीं, बल्कि साथ ही साथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स से भी जाकर मिलूंगी। किसी भी हाल में उससे हाउचेन को जिंदा करना ही होगा। हाउचेन, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें वापस हमारे पास लौट कर आना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।